कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पे फिलहाल हम पहुंचे हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर मैं राजनीति की बात करूं, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में हलचल ज़रूर मची हुई है। उसी पर बातचीत करने के लिए फिलहाल आज पहुंचे हैं सर के पास। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू। एक बार सर थोड़ा सा क्लोज आ जाए, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा। विल बी मच कंफर्टेबल। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, जो लेटेस्ट चीज़ चेंज हुई है, नेहरू मेमोरियल का जो नाम है वो पीएम संग्रहालय कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो नेहरू परिवार के बिना कहीं चलती ही नहीं है, हर जगह यही नाम? देखिए, नेहरू संग्रहालय का नाम उनकी मृत्यु के इतने दिन बाद बदलना, जबकि वो घर केवल नेहरू नहीं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश के पुनर्निर्माण से जुड़े हुए इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें नेहरू के साथ साथ नेहरू जी के साथ जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की जंग लड़ी थी, उन सब लोगों के भारत के इतिहास के प्रमाण तथ्य वहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस नाम बदलने की कवायद से उनकी ओछी मानसिकता का सबूत सामने आया है। पंडित नेहरू इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के हथकंडों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। वो एक जननायक थे। ही वॉज ए वर्ल्ड लीडर एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। आपने कहा नेहरू परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। देखिए, जब नेहरू जी जिंदा थे, उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके बाद कौन, और उसके साथ ये सुझाव दे दिया गया कि क्या आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाएंगे। नेहरू का बड़ा एक सिंपल आंसर था, नेहरू जी का, डू यू थिंक आई विल रूल फ्रॉम माई ग्रेव। नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री गुलजार नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का चयन हुआ। उसके बाद शास्त्री जी विश्व प्रसिद्ध बने, भारत के लिए गौरव की बात बनी, जय जवान जय किसान का नारा देकर उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन वो एक महान नेता थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में लाखों ऐसी चीज़ें हैं जो इंदिरा के नाम पर है, नेहरू के नाम पर है, राजीव के नाम पर है। क्या इन्हीं लोगों ने देश में सब कुछ बनाया है? देखिए, आप करनाल शहर की एक मिसाल ले लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है जो आप बात कर रहे हैं। करनाल में भगत सिंह चौक भी है, गांधी चौक भी है, लाला लाजपत राय का शास्त्री नगर भी है। मैं अगर स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात करूं, इन नामों से बाहर नहीं निकलते हैं आप लोग। तो देश के लिए कुर्बानी तो यही लोग दे रहे थे। इंदिरा जी देश के लिए सारी मैंने माना, कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि सभी चीज़ों को अगर एट द एंड देखा जाए यहीं इसी परिवार पर आकर रुक जाती? देखिए, सबसे ज़्यादा कुर्बानियों का इतिहास चाहे जेल जाने का है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में है, चाहे देश के इसके बाद देश को संगठित रखने की बात है, देश के पुनर्निर्माण की बात है। तो ये नॉट एज ए फैमिली, नेहरू इंडिविजुअल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंदिरा जी का अपने समय में, राजीव जी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को आगे लेके जाने में, आज जो मॉडर्न इंडिया आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, जो कंप्यूटर एज जिसको आप बोलते हैं, ये सब कुछ राजीव जी की देन है। उससे पहले इंदिरा जी हैं। इंदिरा जी एक बहुत सशक्त नेतृत्व था, भारत को संगठित किया, भारत के सीमाओं पर जो भय बना रहता था उससे लड़ी वो, भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करके रख दिए, उनके राज में पाकिस्तान जंग हारा। इंदिरा जी के सशक्त नेतृत्व से पहले नेहरू जी की अगर बात करेंगे, एक गरीब देश को, भारत एक गरीब देश था जब आज़ाद हुआ, आधी जनता भूखी सोती थी। इतनी 33 करोड़ लोगों की भूख, बीमारी, एजुकेशन, इन सब चिंताओं और चुनौतियों को लेकर नेहरू जी आगे बढ़े। IITs लेके आए, डैम्स लेके आए, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड की। आज एटॉमिक रिसर्च की बात करें, स्पेस रिसर्च की बात करें, सब नेहरू जी के समय में। रिसर्च से मुझे याद आया, 2003 में कल्पना चावला जी की डेथ हुई। उसके बाद जनता के चक्कर पर चक्कर कटवाए आप लोगों ने। 2012 में मसा तसा जाके घोषणा की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने आखिरकार बनाया। किया क्या कांग्रेस ने? देखिए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो
स्थापना थी वो 2011 के अंत में तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ नींव रखकर की थी। 2014 में कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई, उस समय तक 95% कार्य कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का हुआ। तो जहाँ तक ये कहें कि उसका उद्घाटन किसने किया, उसका फीता किसने काटा, वो ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन उसकी आधारशिला किसने रखी, वो बना कब था। 700 कुछ करोड़ के टोटल बजट में 695 करोड़ रुपए कांग्रेस की रिजीम में खर्च हुए थे। द आइडिया ऑफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, लेकिन इन्होंने क्या किया, कल्पना चावला के नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल गांव में बनाने की बात की। हरियाणा असेंबली में उसका रेजोल्यूशन आया, मैं उस समय हरियाणा सदस्य था, एमएलए था। मेडिकल यूनिवर्सिटी कल्पना चावला के नाम से बदलकर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रख दी गई। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ये क्लेम करे कि कल्पना चावला के नाम की कि वही ठेकेदार हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कल्पना चावला के नाम को उस यूनिवर्सिटी से मिटाया ज़रूर है, लेकिन कल्पना चावला के नाम पर आगे ले जाना, भारत की एक बड़ी मूल्यवान धरोहर थी कल्पना जी, हमारे शहर की थी, उनके नाम से न केवल यहाँ। आप कह रहे हो कि सिर्फ कहा गया करते नहीं बीजेपी वाले, इस तरीके की चीज़ें आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो। अगर मैं हवाई अड्डे की बात करूँ, आप लोगों ने तो जितने प्रचार प्रसार किए पूरे शहर के अंदर कि हवाई अड्डा लाएंगे, हवाई अड्डा लाएंगे, सिर्फ वो प्रचार प्रसार रह गए, कहाँ गया हवाई अड्डा, हवा में। ये जो हवाई अड्डा बना था जितना भी है, ये कांग्रेस के समय में बना था। इट्स ए फ्लाइंग क्लब गिफ्टेड टू दिस टाउन। एयरपोर्ट लाने की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? ये जो जितना बना हुआ है उतने, उसके बाद 2014 में जो बना है सर, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो नहीं बना और प्रचार किया गया ना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, बड़े बड़े, कि भाई हवाई अड्डा आएगा, लोग खुश, यहाँ पर अखबारों में खबरें छपी, नीचे मैं लगाऊंगी कटिंग्स भी उस समय की, लेकिन कहाँ गया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आधारभूत ढांचा यहाँ पर एयरपोर्ट पे, यहाँ पर लैंडिंग होती है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स आते हैं, मुख्यमंत्री के आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं और लोगों के भी आते हैं, लेकिन इसको कमर्शियल एयरपोर्ट बनाने की बात कांग्रेस के समय में हुई थी, उसकी सैंक्शंस के पेपर्स गए थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, उन्होंने भी एक क्लेम किया था कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल या नेशनल जो भी एयरपोर्ट बनाएंगे। ऐसे हिसार की बात की थी, हिसार वाला तो जेवर चला गया और यहाँ वाला जहाँ है वहीं है, ज़मीन तक का अधिग्रहण नहीं हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है 10 साल में, 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये बताएं कि अपने कांग्रेस से तो सवाल पूछ रही हो, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ आएंगे तो उनसे पूछना कि आपने आते ही क्लेम किया था, तो 9 साल से ऊपर का समय हो गया है, अब तक ये एयरपोर्ट क्यों नहीं? कांग्रेस से सिर्फ जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा क्यों करते हैं कि बीजेपी वालों से जाकर पूछो? जवाब कौन देगा? वो कहेंगे कांग्रेस वालों से जाके पूछो, कांग्रेस वाले कह देते हैं तुम बीजेपी की एजेंट बन के आए हो, बीजेपी वाले कह देते हैं कांग्रेस वालों की एजेंट बनकर आई हो। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। यूजुअली आपके कांग्रेसी नेता तो यही करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बड़ी गंभीरता से कहा है कि हम एक एयरपोर्ट यहाँ पर ऑपरेट करवा रहे थे, कांग्रेस के राज में शुरू 40 साल से 50 साल से चल रहा था, जहाँ पर कमर्शियल प्लेन की लैंडिंग्स नहीं थी, उसका विस्तार होना था। एयर स्ट्रिप के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण जो होनी थी वही नहीं हो पाई है। अब जिस शहर का खुद मुख्यमंत्री हो, विधायक, वहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। तो मतलब मुख्यमंत्री जब रोहतक से बने थे तब चीज़ें क्या ठीक थी? यहाँ इस साइड तो कोई काम ही नहीं, काम ही सारी, डेवलपमेंट ही सारी सिर्फ रोहतक में हुई। देखिए, ये कुछ लोगों का ऐसा प्रचार है कि डेवलपमेंट रोहतक में हुई। आप कंपेयर कर लीजिए रोहतक और करनाल को। नहीं, अब क्यों, अब करो कंपेयर, क्यों नहीं हुआ है यहाँ पर? अगर रोहतक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 9 साल ही चीफ मिनिस्टर रहे, और आपके समय में क्या कुछ हुआ करनाल में? जब आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ करवाया करनाल में? मैं बताता हूँ। देखिए, जब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जो करनाल की ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई थी वो तभी हुई थी। गलियों का विकास सिर्फ रोहतक में। यहाँ पर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की का स्थापना हुई, वो भी हमारी कांग्रेस की सरकार में हुई। अगर आपने सिर्फ कांग्रेस को निशाने पे रखना है तो मैं आपकी स्ट्रेटजी समझ गया। नहीं, स्ट्रैटेजी तो मेरे, आप बीजेपी वाले इंटरव्यूज भी खोल के देख सकते हैं। निशाने पे रखना इज नॉट लाइक, मैं किसी को पॉइंट आउट करने नहीं आई, मैं जनता के सवाल लेकर आती हूँ हमेशा, जिससे भी सवाल करने जाती हूँ। आप ये बताइए ना
कि जो आज की सरकार ना इधर उधर की बात करिए, बताया कि काफिला क्यों लौटा। आज की जो सरकार है वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मान लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 9 साल के राज में रोहतक डेवलप कर दिया, आपकी मांग मान ली, चलो आपकी बात। तो इस मुख्यमंत्री जी को 9 साल हो गए बने, इसको किसने रोका है करनाल को डेवलप करने में? भाई करनाल इज नॉट एन इंटरनेशनल सिटी लाइक दिस यू क्लेम। तभी तो जनता कह रही है कि चलो आने वाले समय में दोबारा से कांग्रेस को हम मौका दे भी दे। मैं बात करती हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 की, आप लोगों ने शुरू की, आप लोगों ने खत्म कर दी। आज भी लोग धरने कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन जो है वापस उनकी वो दोबारा से स्टार्ट की जाए। आप लोगों ने वो बंद क्यों की थी स्कीम? अब आप कह रहे हैं 6-6 हज़ार हम पेंशन कर देंगे, कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की आपने चर्चा की, ये ठीक है कि 2005 से समय में 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई थी और न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। लेकिन उसका सारा ड्राफ्ट जो था वो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना था। 2004 में कांग्रेस की सरकार 10 साल बाद लौटी थी, आते ही नहीं हो गया आप था। लोग ऐसे क्यों करते हैं? जब क्रेडिट लेने की बात होती है, मतलब कुछ अच्छा होता है तो हाँ भाई किया सब कुछ हमने था, वो तो उद्घाटन बीजेपी वालों ने आके कर दिया। जब वैसे मटका फोड़ने की बात होती है तो कहते हैं ड्राफ्ट उस समय में हुआ था, हमने तो सिर्फ लागू किया। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? फैक्ट्स आर फैक्ट्स which must be squarely faced. The truth cannot be changed. It will remain a truth. जो बात मैं कहता हूँ, राजनीति में आप सब लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, मैं कभी भी भ्रम की परिस्थिति में किसी के ऊपर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कभी बात नहीं करता। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। 2004 में एनपीएस कांग्रेस की रिजीम में आई थी, जब इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ और इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉयज़। जिन जिन स्टेट्स में हमारी गवर्नमेंट आ रही है वहाँ पर हम इसको ओल्ड पेंशन स्कीम पे लेके जा रहे हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है दोबारा से 6,000 कर देंगे हम लोग, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे। 6,000 रुपये कैसे करेंगे सर आप? देखिए कैसे करेंगे, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। आपके समय में कितनी थी? हमारे समय में 1,000 थी। 1,000। अब आप 6,000 करने की बातें कर रहे हैं, कैसे? इसलिए नहीं, वो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। जैसे मान लिया 3,000 करोड़ रुपया पेंशन पे खर्च हो रहा है, वो 18,000 करोड़ रुपये उसी से रिसोर्स मैनेजमेंट करते। दिस इज हाउ यू मैनेज द गवर्नमेंट। आपको नहीं लगता ये मैनेजमेंट सारी की सारी, चाहे कान इधर से पकड़ लो उधर से, बात तो सेम है। लोगों की जेब से पैसा आएगा, जो टैक्सेस के पैसे होंगे वापस उन्हीं को दिए जाएंगे। ये तो मुफ्त की रेवड़ियां बेचने वाली बात हो गई। मुफ्त की रेवड़ियाँ तो भारतीय जनता पार्टी बेचती रही है, मुफ्त के सिलेंडर बेचने लगे और कई चीज़ें ऐसी करी। और जब मुफ्त की रेवड़ियाँ सारा देश बेचने लगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहने लगे मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। अपने ही शब्दों के जाल में जब प्रधानमंत्री फंसते हैं तब उनके पास जवाब नहीं रहता है। जब खुद रेवड़ियाँ बांट रहे थे तब वो रेवड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी हैं। अब हम कुछ कर रहे हैं तो कह रहे हैं रेवड़ियाँ बांट रहे। क्या क्या प्रॉमिस करते हैं लोग? व्हाट इज़ द प्रॉमिस? आप बताएं क्या ऐसे प्रोमिसेस हैं जो पूरे नहीं किए? कौन से? क्या ऐसे प्रोमिसेस हैं? ऐसा प्रॉमिस नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल से ज़्यादा के शासन में पूरा किया। देश के युवाओं का, युवा सबसे बड़ा एक वोटर का सेगमेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का। उसको जॉब प्रॉमिस किए गए थे 2 करोड़ पर एनम हम जॉब जनरेट करेंगे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटास CMI से निकल के आ रहे हैं, बीजेपी कहती है अनएम्प्लॉयमेंट तो इसलिए बढ़ गई ना क्योंकि पर्ची खर्ची नहीं चलती बीजेपी में, जैसे कांग्रेस के समय पे चलती। कोई आपके पास ऐसा कोई सबूत? आपने कहा तो है ऐसी बात? मैंने नहीं कही, ये बीजेपी नेता कहते। उनके पास कोई सबूत है तो पूछिए। मेरे पास 100 सबूत है। HPSC से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स, वहाँ से पेपर लीकेज के कितने मुकदमे हैं, कितने लोग क्लर्क्स और दूसरे ऐसे हैं जो इन सर्विस सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है भारतीय जनता पार्टी। कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स, जॉब स्कैंडल्स निकल के आए। इसके अलावा जितने किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं या किसानों के मुद्दों की मैं बात करूं, सारा का सारा कुछ हरियाणा से क्यों उठता है? क्या कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है हरियाणा में किसानों को? देखिए किसानों का जो आंदोलन है उसका एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप रहा है। राजस्थान में भी उस आंदोलन की थाप दिखाई दी थी, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में और महाराष्ट्र तो शुरू से ही किसान आंदोलनों का केंद्र रहा है। शेतकारी संगठन और शरद जोशी जी के समय से
आप मुझे नहीं पता क्या कहना चाहती ये कहकर कि हरियाणा से उठता है। देखिए, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। राजस्थान से जब आंदोलनकारी आएंगे तो हरियाणा आएंगे, हरियाणा के लोग जाएंगे तो हरियाणा से, पंजाब और हिमाचल के आएंगे तो हरियाणा से जाएंगे, कोई हरियाणा से यूपी जा रहा तो हरियाणा से जाएंगे। तो जो आंदोलनकारी आए डिफरेंट जगहों से, नेचुरल बात है, बॉर्डर्स जो थे या तो यूपी के थे, हरियाणा के थे, तो हरियाणा में क्या था। लेकिन किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री ने सही माना, सही मानकर तीनों काले कानून कृषि के वापस लिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि कमेटी गठित कर रहे हैं किसानों की समस्याओं, और चौथी बात, देश से माफ़ी मांगी पड़ी देश को। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाइयों मेरे से कोई गलती हो गई है, माफ़ कर दो। उसके बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जब देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर टेलीविजन पर आकर ये कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे से गलती होगी, शायद हम आपको समझा नहीं पाए, इसलिए हम इन कानूनों को, जब आप अपने स्टेप को वापस ले रहे हैं तो आप उसी पे सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा, चलो ये तो किसानों की बात हो गई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, आपको नहीं लगता हरियाणा में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है? हर कोई ये सवाल करता है, और अभी तक तो मतलब जिला स्तरीय संगठन ही आपके प्रॉपर नहीं बन पाए। आपके सवाल दो तरीके से हैं, दो सवाल हैं ये। एक सवाल तो है अभी तक संगठन का गठन है, मैं मानता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित हो रही है, मैं इस कमज़ोरी को स्वीकारता हूँ। संगठन का गठन आज नहीं 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके लिए सभी लोग जिन्होंने नहीं किया, जिनको टाइम मिला, उन्होंने क्यों नहीं किया, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। आज क्यों नहीं हो रहा है, इन सब प्रश्नों के जवाब ये ठीक है, संगठन से सरकार बनती है, संगठन से शक्ति मिलती है, संगठन से एकत्व पैदा होता तो है। आम आदमी पार्टी, जिसका हरियाणा में मैं कहूँगी अभी अभी शायद कुछ महीने बनने शुरू हुए हैं, उनके भी जिला स्तरीय संगठन बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा एक्टिव है हरियाणा में, अभी तक कोई जवाब भी क्लियर इनसे कोई दे नहीं पाया है इसका। नहीं, मैंने आपको जवाब दिया है कि संगठन की कमी होना उसको स्वीकारा है। संगठन का गठन, खबरें आ रही हैं शीघ्र हो जाएगा। शीघ्र शब्द की मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। शीघ्र शीघ्र ही तो नहीं हो रहा है सर, शीघ्र ही तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपने कही कि गुटबाजी है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, कई दशकों का राज है, तो ऐसे में मतांतरों की विभिन्नताएं हुआ करती हैं, लीडर्स में, डॉक्टर्स में, लॉयर्स में मतैक्य नहीं हुआ करता, और महिलाओं में अपने अपना सोचने का ढंग होता है। लेकिन जहाँ तक देश की लीडरशिप का सवाल है, सोनिया जी की लीडरशिप का सवाल है, खड़गे जी का है, राहुल जी का है, या प्रियंका जी का, जो हमारे लीडर, सबके जो भी लोग जिनके आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, सबके नेता एक हैं। ठीक है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं, और आज जब हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहती है, एक समय है कांग्रेस के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से अपना व्यवहार करना चाहिए, और एक होकर जनता की लड़ाई लड़कर दोबारा कांग्रेस का शासन लाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं करनाल की बात करूं, करनाल से क्या लगता है आने वाले समय में किसको टिकट मिल सकती है? अभी जो दो नाम सामने आ रहे हैं वो सबको क्लियर है, सुमिता सिंह और त्रिलोचन जी, तो आपको क्या लगता है किसको टिकट मिल सकती है? देखिए, ये कांग्रेस का एक टिकट का प्रोसेस है। जब त्रिलोचन जी को टिकट दिया गया था तब त्रिलोचन जी को भी नहीं पता था उनको टिकट दिया जा रहा है। तो इलेक्शन का हमारी पार्टी की सेलेक्ट जो करती है, टिकट की जो कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में अभी बहुत समय लगना है, इसलिए उस प्रोसेस के शुरू हुए बिना ये कह दिया जाए कि भी फलां आदमी को टिकट दे दी जाएगी, फलां। आपका पर्सनल क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा हकदार है करनाल सीट से टिकट का? देखिए, मेरे हिसाब से जो दो नाम आपने लिए हैं दोनों हकदार हैं। नहीं, बस मैं इस पे, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, त्रिलोचन सिंह या सुमिता सिंह। नहीं, आई कैनॉट चूज बिटवीन द टू। ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सामाजिक संबंध रहते हैं लोगों से, राजनीतिक संबंध होते हैं, और उसमें मैं अपनी पर्टिकुलर चॉइस को यहाँ डिफाइन करूँ, इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी।
तो ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी। जाते जाते बीजेपी वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव की हवा चल रही है, ये आंधी में परिवर्तित हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एक सुना है ना आपने विज्ञापन, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तो भाई बड़े कॉन्फिडेंटली सर ने तो कह दिया कि बदलाव की हवा चल रही है और ढूंढते रह जाओगे। इस तरीके की चीज़ कहीं सच में ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार 75 बार का नारा दिया था तो क्या हालात हुए वो आप लोगों ने देखे। और अगर आने वाले समय में जनता आप लोगों को मौका देती है, क्या चीज़ आपकी रहने वाली है कि हम इन चीज़ों पे प्रॉपरली काम करने वाले हैं? व्हाट विल बी द एजेंडाज? देखिए, 9 years ऑफ बीजेपी मिसरूल, मिसमैनेजमेंट, हाउ कैन यू से मिसरूल एंड मिसमैनेजमेंट? and also not only mismanagement, the non-governance or the malgovernance, to be more precise. या साकी तुझे इतना भी करीना नहीं आता, जाम उसको दिया जिसको पीना नहीं आता। ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली गई जिनको सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और 9 साल में भी नहीं हुआ। क्या ये सीधा सीधा निशाना आप मुख्यमंत्री जी को लेकर कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मुझे व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। एक शिकायत है, मैं करनाल का नागरिक हूँ और करनाल से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक, हम उनका सम्मान करते हैं विधायक के नाम पर और मुख्यमंत्री जी के नाम से। उनकी शान में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने करनाल के लोगों को निराश किया है। बहुत आशाएं थी। हमारा पहली बार हरियाणा बनने के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला मुख्यमंत्री बना वो भी करनाल से। 10 साल में तो यहाँ बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। जिस जीटी रोड की लोग बेल्ट बात किया करते वो सारी बेल्ट का बदल जाना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, मुझे नहीं समझ में आता वो किस तरीके से सोचते हैं। उन्होंने इस मौके को ज़ाया कर दिया। ही हैज़ वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। अभी एक साल अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है, क्या पता वही अभी आपने आंधी वाला एक कोट बोला, क्या पता दोबारा से कोई आंधी ऐसी चल जाए? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का महल इतना तहस नहस हो गया है, इसके खम्भे नहीं गिरे हैं, इसकी जड़ें पट गई हैं। इसको दोबारा पुनर्निर्माण कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इट कैन बी ए गैस वर्क। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने कैसे बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, भाई इस महल के खंबे नहीं गिरे बल्कि जड़ें ही उखड़ गई हैं। आप लोगों की इस पर क्या कुछ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आने वाले समय में आप कौन सी पार्टी को वोट देकर चूज़ करने वाले हैं और इनकी बातों से कितना संतुष्ट है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।